नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का तथा सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत संस्कृत विषय पढ़ने वाले सभी छात्रों और छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी की संस्कृत की व्याकरण विधि जो कक्षा 9-10 का कंबाइंड व्याकरण उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में जो प्रकरण चल रहा है वह है कारक और विभक्ति प्रकरण। तो कारक और विभक्ति प्रकरण के संबंध में हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति से लेकर पंचमी विभक्ति तक का अध्ययन कर लिया है। अब ये जो विभक्ति आ रही वह है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति के संबंध में हम लोगों ने पहले विभक्तियां पढ़ते समय चर्चा किया है कि षष्ठी विभक्ति को या फिर संबंध को कारक नहीं माना जाता है। ऋषि पाणिनि ने संबंध को कारक नहीं माना जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जहाँ पर प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सारी विभक्तियां जो है या फिर सारे कारक जब विवक्षित नहीं होते हैं अर्थात उनके विषय में कुछ कहा नहीं जाता है अर्थात जहाँ प्रथमा से लेकर, इसीलिए कहा भी जाता है कि षष्ठी शेष से, अर्थात शेष में जहाँ पर प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के कारक या सप्तमी विभक्ति तक के जो विभक्तियों के जो आधार हुआ करते हैं कारक वो नहीं आते हैं, उनके आने का अवसर नहीं रहता है, तब फिर संबंध या फिर षष्ठी विभक्ति आया करती है, क्योंकि षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है। तो कुल मिला के कारक जो हैं वो 6 ही हैं: कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध को निकाल दिया, यदि संबंध को भी जोड़ लिया जाए तो 7 होते हैं। कुछ लोग संबोधन को भी मिलाकर कहते हैं कि विभक्तियां 8 हुआ करती हैं। 8 विभक्तियां कौन है, तो इसके विषय में भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि कारक को द्योतित करने के लिए या फिर कारक के जो संकेतक चिन्ह हुआ करते हैं, लिपि में जो उनको संकेतित करते हैं कारकों को, उनको विभक्ति कहते हैं। तो कुछ लोग इसीलिए कहा करते हैं कि विभक्तियां जो हैं 8 हुआ करती हैं, जबकि व्याकरण के जो ऋषि पाणिनि हैं उन्होंने संबोधन में जो विभक्ति लगा करती है उसको प्रथमा के ही अंतर्गत मान लिया है। तो संबोधन और प्रथमा एक हो गए, षष्ठी को निकाल दिया, तो कुल मिला के कारकों की संख्या 6 ही बची। कारक 6 हुआ करते हैं, संबंध को कारक नहीं माना जाता है। तो जहाँ पर प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के कारक, सप्तमी विभक्ति तक के, या फिर कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक जहाँ अन्य कारकों को अवसर नहीं मिलता, तब ऐसे स्थलों पर षष्ठी विभक्ति या संबंध के लिए अवसर मिला करता है और ऐसे ही स्थलों पर ये आया करता है। तो षष्ठी विभक्ति के संबंध में कह रहे हैं इस पुस्तक में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है जितना इस पुस्तक में दिया जा रहा है, इस निर्धारित पाठ्यक्रम में दिया जा रहा है। ये कारक के संबंध में जो चर्चा की अभी कि कारक के अंतर्गत षष्ठी को नहीं माना जाता, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी चर्चा हो गई तो कोई हानि नहीं है, आप लोगों की जानकारी ही बढ़ेगी इससे। तो षष्ठी विभक्ति के संबंध कहा जा रहा है कि संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है जैसे रामस्य पुस्तकम। तो यहाँ क्या अभिप्राय निकल रहा है कि राम की यह पुस्तक है, यह पुस्तक से राम का संबंध प्रकट हो रहा है, इसीलिए ये षष्ठी विभक्ति संबंध है। षष्ठी विभक्ति या संबंध है, ये संबंध किसी भी चीज़ से व्यक्ति वस्तु स्थान का संबंध द्योतित करने के लिए, बताने के लिए ही यह आया करता है या षष्ठी विभक्ति आया करती है। जैसे रामस्य पुस्तकम, तो इसका अभिप्राय है राम की पुस्तक पर किसका अधिकार है, राम का अधिकार है। राम के अधिकार को पुस्तक पर प्रकट करने के लिए, बताने के लिए वाक्य में ही षष्ठी विभक्ति आ रही है। अब कृष्णस्य ग्रामः, तो इसका अभिप्राय है कृष्ण का गाँव, जहाँ से कृष्ण बिलोंग करता है, जहाँ पे रहते हैं, तो गांव से कृष्ण का संबंध द्योतित हो रहा है। मृत्तिकाया घटा, तो इसका अभिप्राय क्या है कि मिट्टी का घड़ा। तो घड़ा किससे बना है, मिट्टी से बना है, तो मिट्टी से घड़े का संबंध है, उस संबंध को दिखाने के लिए ही यहाँ षष्ठी विभक्ति आ रही है या फिर संबंध आ रहा है। अब इसके पश्चात कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो षष्ठी विभक्ति होती कहाँ कहाँ है, इस बात को अब दिखाया जा रहा है। तो इन्हें हम लोगों को ऐसे ही काउंट करके उंगलियों पर गिन गिन के याद करना है, ताकि परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं हम लोग, तो भी हम लोग इनसे रिलेटेड, इन विभक्तियों से रिलेटेड, या मान लीजिए षष्ठी विभक्ति का प्रसंग चल रहा है तो षष्ठी विभक्ति से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आए परीक्षा में सब कर जाए हम लोग, कहीं पे कंफ्यूज ना हो। और मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, या सीटेट में बैठ रहे हैं, या फिर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो इन विभक्तियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बने परीक्षा में, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो भी हम लोग उनको अच्छे से समझे रहें तो कर जाएं। विभक्तियों के संबंध में जो भी आए
नियम जितने आएंगे, निर्धारित पाठ्यक्रम में जितना दिया गया है उसी से पूछा जाएगा। मान लीजिए कुछ इतर भी पूछते हैं तो वहाँ इसीलिए एक्स्ट्रा चर्चा कर दी जाती है। उन विभक्तियों के संबंध में जो अतिरिक्त जानकारी हुआ करती है पाणिनि ऋषि के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर ही लेते हैं, ताकि आप लोगों का और भी इनके संबंध में ज्ञानवर्धन हो। तो ऐसे इनको काउंट कर करके नंबर डाल डाल के याद करेंगे तो याद करने में आसानी होगी। ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो 7 ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। फिर यहाँ पे एक फैक्ट आ रहा है, एक तथ्य आ रहा है। तो ऐसे ही इस तथ्य के अंतर्गत 2 उदाहरण आ रहे हैं और फिर ये भी उदाहरण आ रहा है। तो जितने भी तथ्य आ रहे हैं उनको ऐसे नंबर डाल डाल के याद किए रहना है कॉपी में। बल्कि अच्छा होगा कि ये जो तथ्य आ रहे हैं इनको ऐसे ही उंगलियों पे काउंट करके गिन गिन के याद कर लें, तो ये बोरिंग भी नहीं लगेंगे, याद भी हो जाएंगे। तो पहला उदाहरण है, निम्नलिखित के योग में षष्ठी विभक्ति आती है। इस हेडिंग के अंतर्गत जो पहला उदाहरण आ रहा है कृत्य, कृत्य का अभिप्राय है लिए। तो जब कृत्य का प्रयोग जहाँ पे होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति आया करती है, अर्थात संबंध आया करता है। जैसे कृष्णस्य कृते जलम आनय, तो इसका अभिप्राय क्या, ये देखिए संभाषण में ऐसे शब्दों का बेहद ही प्रयोग हुआ करता है। जैसे आप लोग अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा, यदि लिखित परीक्षा में पेपर अच्छा हुआ है तो आप लोगों को साक्षात्कार भी देना है, इंटरव्यू भी देना है। तो इंटरव्यू के लिए भी ये सब चीज़ें जो यहाँ पढ़ाई जा रही हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियोज़ को इसीलिए पूरा देखा करें। कहीं कन्फ्यूजन हो, कुछ जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछें, क्योंकि इंटरव्यू में जाएंगे तो पता नहीं कहाँ से प्रश्न उठा लें, कहाँ से पूछ लें। तो जितना ही ज्ञानवर्धन आपका इस संबंध में, व्याकरण के संबंध में या फिर साहित्य के संबंध, क्योंकि लिटरेचर का पूरा 6 से लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत 6 से लेकर 10 तक पूरे संस्कृत की एनसीईआरटी की संस्कृत पढ़नी है। तो परीक्षा दे भी चुके हैं तो भी अभी पढ़ना छोड़िए नहीं। जितना पढ़ाया जा रहा है, वीडियोज अपलोड हो रहे हैं निरंतर, उनको पढ़िए, इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा, आप प्रिपेयर्ड होंगे इंटरव्यू देने के लिए। कुछ बच्चों ने कहा भी है, कमेंट करके कहा कि मैम इंटरव्यू की तैयारी करवा दीजिए, बायोडाटा संस्कृत में कैसे बनाते हैं इस बात को बता दीजिए। तो आप लोग ऐसा करें, जो भी जिनका भी पेपर अच्छा हुआ है, आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की, आप समझते हैं कि मैंने क्राइटेरिया पार कर लिया है, मेरा कॉल हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो उदयाचलम का टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए। उस ग्रुप पे आप व्यक्तिगत मैसेज कर चैट कर सकते हैं, कुछ भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। वहाँ पे आप, यदि आपको दिक्कत हो रही बायोडाटा बनाने में, तो आप अपना डिटेल हिंदी में लिख के भेज दीजिए, कागज़ में लिख लीजिए, फिर उसको फ़ोटो खींच लीजिए और उसको टेलीग्राम उसी ग्रुप में भेज दीजिए। तो हम उसको देखेंगे। फिर हमारे पास ऐसे लोग हैं कि हम गाइड करके उनको, उनसे बता के आपका वो जितना भी प्रोफार्मा रहेगा उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके भेज देंगे, आपके पास भेज देंगे। हाँ, जो करेंगे वो कुछ पेमेंट लेते हैं तो आप उनको गूगल पे से कर सकते हैं और फिर अपना बायोडाटा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं, आप लोग बायोडाटा बनवाना चाहते हैं तो आप उदयाचलम के ग्रुप पर भेज दीजिए, हमारे पास ऐसे लोग हैं, उन्हें दे देंगे, वो बना के आपको भेज देंगे। तो आइए, तो साक्षात्कार की तैयारी के लिए भी ये चीज़ें बेहद ही आवश्यक हैं। जितनी भी चर्चा यहाँ पे हो रही व्याकरण संबंधी, ये भी बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि साक्षात्कार में कोई ठिकाना नहीं होता कहाँ से प्रश्न पूछेंगे। हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, हमारे ज्ञान को खंगालने के लिए कि कितना हमने संस्कृत पढ़ा है, कितनी जानकारी हम रखते हैं। संभाषण की दृष्टि से भी ये सब चीज़ें बेहद ही आवश्यक हैं। इसीलिए यदि आप साक्षात्कार में बैठने जा रहे हैं, आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो जो रचनानुवाद कौमुदी संभाषण की दृष्टि से बेहद ही आवश्यक है, पढ़ाई जा रही है, उसको नियमित रूप से देखें, पूरा देखें। बल्कि अच्छा होगा कि उसको नोट करते जाएं, एक नोट्स मोटा सा बना लें, उसमें नोट करते जाएं और खूब संभाषण का अभ्यास करें। संभाषण के लिए आवश्यक है कि आपका शब्द रूप धातु रूप बेहद ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो जितना व्याकरण विधि में संभाषण की दृष्टि से आवश्यक शब्द रूप धातु रूप आ रहा है, यहाँ पे शब्द रूप धातु रूप का अलग ही परिशिष्ट दिया, परिशिष्ट वाला भाग और शब्द रूप धातु रूप वाला जो PDF है या फिर जो चैप्टर है, उसका नियमित रूप से अभी से वाचन शुरू कर दें। नियमित रूप से शब्द रूप धातु रूप सुबह शाम वाचन करिए, उसको बार बार वाचन करेंगे, तब कोशिश करेंगे कि, अब हाँ, आप लोग अपना इंटरव्यू का शेड्यूल बता दीजिएगा कि कब इंटरव्यू होने की संभावना है, तो हम समय से पहले ही आप लोगों को शिविर के बिंदु भी पढ़ा देंगे। संभाषण की दृष्टि से शिविर के बिंदु भी पढ़ा देंगे, ताकि आपको वहाँ बोलने में आसानी हो। संस्कृत में कैसे बात करते हैं, कन्वर्सेशन, संस्कृत में कन्वर्सेशन की आप लोगों की हैबिट पड़े, तो यहाँ पे कन्वर्सेशन कराया जाएगा। आप लोग बस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और सूचना दे दीजिएगा कि कब इंटरव्यू होने की संभावना है। तो फिर हम लोग उसी के अनुसार अपना शेड्यूल तय करेंगे। यद्यपि व्यस्तता बहुत रहती है, क्योंकि अभी बोर्ड वालों को भी पढ़ाना है,
एनसीईआरटी की पुस्तक जो 12वीं की अभी बोर्ड की परीक्षा होने जा रहे हैं, तो भाषाती शाश्वती को पूरा ही उसमें पढ़ा के डालना है। तो वो सब किताबें भी यदि आप इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो भी आपके लिए आवश्यक है। अब आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए है ही वो चीज़। तो आइए पढ़ लेते हैं। तो कृत्य का संभाषण में बेहद ही उपयोग हुआ करता है। कृत्य कोई भी सामान्य संभाषण है तो कृत्य जैसे कोई भी चीज़ की किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो ये बेहद ही सपोर्ट करता है बोलने में और सरल भी है, इसीलिए कृत्य के साथ षष्ठी विभक्ति आया करती है। मेरे लिए, उसके लिए इत्यादि जैसे भाव आते हैं बोलने में, तो वहाँ पे कृत्य का प्रयोग करके काम चला लिया जाता है। अब हेतु, हेतु का अभिप्राय है कारण। तो कस्य हेतु अयम उत्सव, किस किस कारण से यह त्योहार मनाया जा रहा है, या फिर यह उत्सव या फिर यह पार्टी हो रही है। तो इसलिए हेतु, हेतु में भी, कारण को बताने में भी षष्ठी विभक्ति आया करती है। समक्षम सामने, तो गुरु समक्षम असत्यम मावद, इसका अभिप्राय है कि गुरु के सामने सीधे सीधे षष्ठी आ रही है। गुरु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो षष्ठी में जब इसका शब्द रूप चलाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। तो इसका अभिप्राय निकलेगा कि गुरु के सामने संबंध आ रहा है, गुरु के सामने झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो। वध क्या है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। गुरु समक्षम असत्यम माँ वध, गुरु के सामने असत्य मत बोलो। तो यहाँ भी संबंध है, संबंध हो रहा है। तो ये संबंध हो गया, ये कारक नहीं है। गुरु के सामने समक्षम असत्यम माँ वध, असत्य मत बोलो। तो यहाँ इस वाक्य में कर्ता प्रच्छन्न है, कर्ता प्रच्छन्न है किंतु है प्रथमा में मध्यम पुरुष में आ रहा है, इसीलिए जो क्रिया आ रही है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आ रहा है। इसके पश्चात अब चौथा उदाहरण है मध्य। मध्य का अभिप्राय है बीच में। तो हंसा ना मध्य बकह न शोभते, हंसों के बीच में, ये क्या है? हंस में षष्ठी बहुवचन आ रहा है। हंसों के बीच में बकुला शोभा नहीं देता है। तो ये प्रायः शिक्षित अशिक्षित के संबंध में तुलना करने के लिए इस उक्ति का प्रयोग किया जाता है कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित नहीं शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो शिक्षा का ये महत्व प्रतिपादित किया गया है इस सूक्ति के माध्यम से। तो हंसों के बीच में बकुला शोभा नहीं देता है, अर्थात पढ़े लिखे विद्वानों के बीच में एक मूर्ख शोभा नहीं देता है, उसी की यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो ऐसे शब्दों में बीच में, जहाँ पे भी बीच का अभिप्राय आएगा वहाँ भी षष्ठी विभक्ति लगा करती है। अब अंतः का अभिप्राय है अंदर। अंदर, तो यहाँ कहा जा रहा है कि अतिथि ही गृह से अंतः प्राविशत। अतिथि घर के अंदर प्रवेश कर गए, अतिथि घर के अंदर प्रविष्ट हुए, ये भी कह सकते हैं। दूर किम दूरम व्यवसाय नाम, तो अर्थात व्यवसायियों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए क्या दूर है। अब अनादर, अनादर द्योतित हो जहाँ पर, वहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कस्यापि अनादरम माकुर, तो इसका अभिप्राय है कि किसी का भी अनादर मत करो। तो ऐसे शब्दों में भी षष्ठी विभक्ति आया करती है। अब कतिपय जो तहसील प्रत्यांत होते, तहसील या तस प्रत्यांत पदों के साथ भी षष्ठी विभक्ति आती है। ग्रामस्य पूर्वतः नदी बहती, ग्राम के पूर्व दिशा में नदी बहती है, तो तहसील प्रत्यांत शब्दों में भी षष्ठी विभक्ति आया करती है। इस बात का ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। तो पहले ये हेडिंग के अंतर्गत 7 उदाहरण आ रहा है, फिर ये पॉइंट आ रहा है, इसको अलग से गिन के रखना है। जैसे ये हेडिंग के अंतर्गत ये एक हेडिंग हो गई, या फिर ये एक पॉइंट हो गया। इस एक पॉइंट के अंतर्गत 7 उदाहरण आ रहे हैं। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसको ऐसे ही काउंट करके गिनेंगे तो याद हो जाएगा। इसके पश्चात ये तीसरा पॉइंट आ रहा है, अनेक में एक का निश्चय करने में षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। तो यहाँ अनेक में एक का अभिप्राय ये है कि जहाँ बहुत ज़्यादा व्यक्तियों में से किसी एक को छांट के उसकी तुलना की जाती है, उसके विषय में कुछ विशेष बताया जाता है, वहाँ पर षष्ठी तो आती ही है, सप्तमी विभक्ति भी आया करती है। जैसे सोहना वीराणाम वीरेशु व महावीरः अस्ति, सोहन वीरों में षष्ठी बहुवचन आ रहा है और वीरेश में सप्तमी बहुवचन आ रहा है। तो सोहन वीरों का या फिर वीरों में महावीर है, वीरों का या फिर वीरों में महावीर है। तो जब ये आप विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री कह सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में जहाँ पे छांट के किसी एक की विशेषता बहुत सारे व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति का के वैशिष्ट्य को बताया जा रहा है, किसी भी संदर्भ में कोई भी उसके अंदर जो गुणवत्ता है वो सबसे बढ़कर है समूह में, तब ऐसे शब्दों में जो विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री है, ऐसे
अवस्थाओं में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी के लिए भी अवसर हुआ करता है वहाँ पर। तो सप्तमी और षष्ठी दोनों ही विभक्तियाँ तुलना करने में सुपरलेटिव डिग्री के संदर्भ में आया करती हैं। अब इसके पश्चात ये और उदाहरण आ रहा है, कवि नाम कविश हुआ कालिदास श्रेष्ठ। कवियों के या फिर कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सबसे तुलना की जा रही है। अधः अधः नीचे वृक्षस्य, अधः का अभिप्राय है नीचे, तो वृक्षस्य अधः श्रमिकः शेते, शेते वृक्ष के नीचे श्रमिक सो रहा है या सोता है। तो अधः नीचे के अर्थ में भी अधः के साथ इस पद के साथ षष्ठी विभक्ति आया करती है। यहाँ पे आप इसको उपपद विभक्ति का भी उदाहरण कह सकते हैं। षष्ठी में ये उपपद सारे आ रहे हैं, इन पदों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, तो इसको एक प्रकार से उपपद विभक्ति का उदाहरण कह सकते हैं। षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत जी ये उपपद आ रहे हैं, तो षष्ठी विभक्ति के उपपद के ये उदाहरण बन गए है। अब ऊपर के योग में भी षष्ठी आती है, इस पद में भी षष्ठी आती है। भवन से ऊपर पक्षिणः सन्ति, भवन के ऊपर या फिर घर के ऊपर पक्षी हैं, पक्षिणः सन्ति, पक्षी बहुत से पक्षी हैं। पक्षिणः ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा बहुवचन में बन रहा है, इसीलिए इसी के अनुसार ये अन्य पुरुष में है बहुवचन में, इसीलिए क्रिया भी अन्य पुरुष बहुवचन में आ रही है। भवन के ऊपर, क्योंकि भवन यहाँ पे संबंध हो गया, ऊपर ये पद हो गया जिसके योग के कारण षष्ठी विभक्ति आ रही है, तो पक्षिणः प्रथमांत हो गया, ये प्रधान हो गया, इसी के अनुसार क्रिया आ रही है। अब पूरा पुरस्तात्, ऐसे शब्दों में भी पूरा पुरस्तात् का अभिप्राय है सामने, तो इन पदों में भी, ऐसे पदों में भी षष्ठी विभक्ति आया करती है। गृह से पूरा पुरस्तात् निम्ब वृक्षः अस्ति, गृह के सामने, घर के सामने नीम का पेड़ है, तो सामने अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति आया करती है। तो ये सारे जितने भी उदाहरण आ रहे हैं सब उपपद के उदाहरण कहे जा सकते हैं, उपपद के उदाहरण हैं, क्योंकि इन पदों के योग से षष्ठी विभक्ति आ रही है। तो इतना ही षष्ठी विभक्ति के संबंध में इस निर्धारित पाठ्यक्रम में इतना ही दिया जा रहा है, यद्यपि बहुत सारा है। सिद्धांत कौमुदी से हम लोग कारक प्रकरण पढ़ते हैं, तो सिद्धांत कौमुदी में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत, किंतु इस पाठ्यक्रम के अनुसार इतना ही हम लोगों को पढ़ना है, तो इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट फाइल के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।